डिकोड को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। टेलीमानस मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान को लेकर एक सस्पेंस अब भी यही चल रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला कब करेगा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने कहा है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी भी हमले में अमेरिका का लक्ष्य क्या होगा और वो किन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान के समर्थन में प्रदर्शन किसी मुस्लिम देश में नहीं बल्कि हमारे अपने ही देश के कारगिल शहर में हुए हैं। इसके बाद हम ईरान और वेनेजुएला में चीन की हार को डिकोड करेंगे। ईरान में अमेरिका दखल देने की चेतावनी दे चुका है। इसके जवाब में चीन ने अब तक सिर्फ कूटनीतिक विरोध किया है, सिर्फ बयानबाजी की है और शांति की अपील की है। लेकिन जमीन पर चीन ने ईरान को अमेरिका से बचाने के लिए कुछ नहीं किया। इसी तरह वेनेजुएला में चीन ने लाखों करोड़ रुपए निवेश किए थे और वेनेजुएला चीन का एक पार्टनर देश था। इसके बावजूद चीन वेनेजुएला को अमेरिका से बचा नहीं पाया और अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। यह ना सिर्फ चीन की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हार है बल्कि वेनेजुएला में चीन के लाखों करोड़ रुपए भी एक ही रात में डूब गए। और आखिर में आपको चीन के सबसे लोकप्रिय ऐप के बारे में बताएंगे। इस ऐप का नाम है आर यू डेड, यानी क्या आप मर चुके हैं। इसमें अकेले रहने वाले लोग हर रोज अपने फोन में एक बटन दबाते हैं जिससे दुनिया को यह पता चल जाता है कि ये लोग जिंदा हैं और अभी मरे नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 दिन तक इस ऐप पर जाकर बटन ना दबाए तो ये ऐप उस व्यक्ति के इमरजेंसी नंबर्स पर उसके दोस्तों और परिवार को यह सूचना देता है कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी या हादसा हो चुका है। पूरी दुनिया की नजर अमेरिका पर लगी है यह जानने के लिए कि अमेरिका ईरान पर हमला कब करेगा भी या नहीं करेगा। ईरान ने आज गिरफ्तार किए गए एक प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है, जिसे अमेरिका एक सकारात्मक कदम की तरह देख रहा है। आपको याद होगा, हमने आपको इरफान सुल्तानी की कहानी बताई थी। प्रदर्शनकारियों का ये एक पोस्टर बॉय है और इसी को सबसे पहले ईरान के सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया था और सिर्फ 6 दिन के अंदर ही इसे फांसी की सजा सुना दी गई थी। लेकिन अभी ईरान ने इसकी फांसी की सजा पर रोक लगा दी है और अमेरिका ने भी कई बार यह कहा था कि किसी भी प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए और उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से आप इसे एक शुभ संकेत कह सकते हैं कि अभी यह व्यक्ति जो है इरफान सुल्तानी अभी फांसी की सजा से बच गया है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो उसका यह ऑपरेशन तेहरान कैसा होगा। पिछले साल अमेरिकी सेना ने अपने B-2 बॉम्बर्स की मदद से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था। लेकिन अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार ईरान में अमेरिकी सेना के 3 मुख्य लक्ष्य हो सकते हैं। पहला, ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के हेडक्वार्टर और कमांड सेंटर्स, यहां पर अमेरिका सबसे पहले हमला करेगा। दूसरा, बसीज मिलिशिया, यह एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का ही एक हिस्सा है और ईरान में सरकार विरोधी आंदोलनों को कुचलने में इसी फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके हेडक्वार्टर्स और इसके ऊपर भी हमला हो सकता है। और तीसरा, ईरान की पुलिस और उनका पूरा सुरक्षा नेटवर्क, और इन तीनों के ज्यादातर कमांड सेंटर्स ईरान के अलग अलग शहरों में घनी आबादी के बीच हैं। यानी इन पर हमला करना अमेरिकी सेना के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां पर हमला किया तो बहुत सारी सिविलियन कैजुअलिटीज यानी वहां के जो नागरिक हैं, निर्दोष नागरिक, उन्हें भी नुकसान पहुंच सकता है। इन हमलों के लिए अमेरिका 5 संभावित सैन्य विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है। पहला, अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर्स या B-52 बॉम्बर्स से ईरान के मिलिट्री बेसिस, उनके मिसाइल यूनिट्स और IRGC के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। इन बम वर्षक विमानों की रेंज बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी रेंज होती है। इनकी रेंज हजारों किलोमीटर तक है और अमेरिका का B-2 बॉम्बर एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन के रेडार पर नजर नहीं आता
और जून में 2025 में इसी विमान ने ईरान पर हमला किया था। दूसरा विकल्प यह है कि ईरान के आसपास समुद्र में मौजूद अमेरिका के युद्धपोतों और सबमरीन से टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल से हमला किया जा सकता है और यह मिसाइल करीब 1500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करती है, तो इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा, अमेरिका अपने लड़ाकू ड्रोन्स की मदद से ईरान के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। इसमें अमेरिका के सैनिक बिना ईरान में प्रवेश किए एक सुरक्षित दूरी से बिना कोई खतरा मोल लिए दूर से ही हमला कर सकते हैं। और चौथा, अमेरिका चाहे तो ईरान के कमांड सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क पर साइबर हमला करके उन्हें ब्लॉक कर सकता है, जैम कर सकता है। यानी एक भी बॉम्ब या मिसाइल फायर किए बिना ही ईरान की सेना पर असरदार और बड़ा हमला हो सकता है। और पांचवा, अमेरिका की डेल्टा फोर्स जैसी ही कोई स्पेशल फोर्स ईरान के अंदर प्रवेश करके वेनेजुएला के जैसा ऑपरेशन कर सकती है। हालांकि ऐसे ऑपरेशंस में जो जोखिम है, खतरा है, बहुत ज्यादा होता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन को तेज और सटीक हमले करना बड़ा पसंद है। यानी अमेरिका लंबे समय तक युद्ध लड़ना नहीं चाहता, वो 1, 2 या 3 दिन में ही सब कुछ समाप्त करना चाहेगा। इसीलिए ईरान के तेल ठिकानों पर भी एक बड़ा हमला अमेरिका कर सकता है और इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये 4-5 विकल्प हमने आपको बताए जो अमेरिका के सामने इस समय है कि अगर उसे ईरान पर हमला करना है तो वो कैसे करेगा। अब देखिए, अमेरिका से वेनेजुएला की दूरी सिर्फ 1100 किलोमीटर है, यानी लगभग इतनी दूरी जितनी दिल्ली और मुंबई के बीच है। लेकिन ईरान की दूरी अमेरिका से लगभग 12,000 किलोमीटर है। ईरान अमेरिका से बहुत दूर है और अमेरिका को एक सुपर पावर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी सेना हजारों किलोमीटर दूर भी उतनी ही ताकतवर दिखती है जितनी अपने नजदीकी पड़ोस में। अमेरिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका जो लक्ष्य है वो कितने हजार किलोमीटर दूर है। और अमेरिका की यह ताकत टिकी हुई है उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर। ये एक ऐसा वॉरशिप होता है जिस पर एक छोटा रनवे होता है और इस रनवे पर लगभग 70 फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के साथ लगभग 7,000 जवान तैनात होते हैं। यानी ये जो युद्धपोत है ये अपने आप में एक चलता फिरता सैन्य ठिकाना है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो इस समय अमेरिका के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाले ऐसे 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो दुनिया के अलग अलग महासागरों में उसने तैनात किए हुए हैं। इन वॉरशिप्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्हें अपनी ऊर्जा वॉरशिप्स में ही मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलती है और इन्हें ईंधन भरने के लिए बार बार किसी पोर्ट पर नहीं जाना पड़ता। न्यूक्लियर रिएक्टर्स वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को 25 वर्षों में सिर्फ एक बार ईंधन की जरूरत पड़ती है और दुनिया के किसी देश के पास इतने एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं है। तो एक ही बार इतने वर्षों में इसे बाहर से ईंधन लेने की आवश्यकता होती है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चीन है और चीन के पास सिर्फ इस प्रकार के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। और तीसरे नंबर पर आपको याद होगा इसमें से जो तीसरा जो कैरियर है वो पिछले वर्ष नवंबर में चीन की नौसेना में शामिल हुआ है और इन तीनों में एक भी परमाणु ऊर्जा से चलने वाला वॉरशिप नहीं है। तो चीन की सेना कई मामलों में अमेरिका की बराबरी करने का दावा तो करती है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में चीन को अमेरिका की बराबरी करने में अभी बहुत समय लग जाएगा। अमेरिका के पास 11 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और चीन के पास सिर्फ 3 हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत है और भारत के पास इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं
और दुनिया की दूसरी सुपर पावर रशिया के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। पूरी दुनिया में इस समय सिर्फ 22 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, सिर्फ 22, और इसमें से अकेले अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर भारत। अब आपको बताते हैं कि सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर में कितनी ताकत होती है। इस समय अमेरिका ने अपना एक ऐसा ही एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। पहले ये साउथ चाइना सी में तैनात था और यह दुनिया के सबसे बड़े वॉरशिप्स में से एक है और इसका नाम है यूएसएस अब्राहम लिंकन। और इस समय ऐसे वॉरशिप की कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। ये जो आप वॉरशिप देख रहे हैं, ये 1 लाख करोड़ रुपए का वॉरशिप है एक, और इस पर 65 से 70 फाइटर जेट्स लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, और 70 के आसपास फाइटर जेट्स इस वॉरशिप पर हमेशा तैनात रहते हैं। इसके बेड़े में कई दूसरे आधुनिक वॉरशिप्स भी शामिल हैं जो मिसाइल से लंबी दूरी तक हमला कर सकते हैं, और साथ ही इस बेड़े में एक न्यूक्लियर सबमरीन भी होती है। यानी एक वॉरशिप है, उसके आसपास दूसरे वॉरशिप्स हैं और इसके साथ एक न्यूक्लियर सबमरीन भी है। ये जो पूरा बेड़ा है ये एक साथ चलता है। दूसरी तरफ ईरान की वायुसेना के पास कुल मिलाकर इस समय 180 फाइटर जेट्स हैं और उनमें से सिर्फ 113 ही ऑपरेशनल है। मतलब 113 फाइटर जेट्स ही ऐसे हैं जो उड़ान भरने के काबिल हैं या जिन्हें युद्ध में इस समय इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका को जो करना था अमेरिका ने कर दिया या आगे करेगा। उसने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, धमकियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। लेकिन चीन ने इस दौरान सिर्फ बयानबाजी करने के और कुछ नहीं किया, और दुनिया यह देख रही है कि चीन ना तो पहले वेनेजुएला को बचा पाया जो कि उसका करीबी दोस्त है, और ना ही चीन अब ईरान को बचाने के लिए कोई कोशिश कर रहा है। ये चीन के लिए एक, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा समय है जब पूरी दुनिया ने यह देखा कि चीन आज भी अमेरिका के बराबर की ताकत नहीं बन पाया है, और अभी भी दुनिया के किसी देश में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका से लड़ने की ताकत दिखा सके। अब आपको ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमैनी के समर्थन में निकाली गई एक रैली की तस्वीरें दिखाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये विशाल रैली जो इस समय आप देख रहे हैं, जरा अंदाजा लगाइए ये कहां हुआ होगा। ये रैली ना तो ईरान में निकाली गई है और ना ही किसी और मुस्लिम देश में। ये तस्वीरें भारत की हैं और ये रैली लद्दाख के करगिल शहर में निकाली गई। 14 जनवरी को करगिल में शिया समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर ईरान का समर्थन किया और खमनेई का समर्थन किया। इस रैली में भारत और ईरान के झंडे एक साथ लहराए गए और अमेरिका और इजराइल का विरोध किया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। इस रैली में पुरुष और महिलाएं दोनों ही थी बड़ी संख्या में, और प्रदर्शनकारियों के हाथों में खमनेई की तस्वीरें और उनके समर्थन में बैनर थे। ये लोग खमनेई को रहबर कहकर नारे लगा रहे थे। अब रहबर का मतलब होता है मार्गदर्शक या फिर रक्षक, और इस रैली के बाद एक बड़ी सभा का भी आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन का आयोजन इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ने किया था, और इस ट्रस्ट का कहना है कि कारगिल के शिया मुसलमान ईरान और उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमनेई को बहुत पसंद करते हैं और उनके समर्थन में ये सारे लोग एकजुटता दिखाना चाहते हैं। इन प्रदर्शनकारियों के मुताबिक उनका विरोध प्रदर्शन ईरान के साथ उनके धार्मिक और ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित है, और इसीलिए वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के दखल और उनके हमलों का विरोध कर रहे हैं। आप इस रैली की पहले तस्वीरें देखिए और फिर आपको कारगिल और ईरान के ऐतिहासिक कनेक्शन के बारे में बताएंगे, और बताएंगे कि कारगिल में रहने वाले ये लोग आज ईरान का इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं।
लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित राज्य है और कारगिल यहां का एक शिया बाहुल शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे लद्दाख में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कारगिल में है और यहां मुस्लिम आबादी है 76.87%। ये आंकड़ा हम 2011 का आपको दे रहे हैं। बौद्ध आबादी है 14.29% और हिंदू आबादी यहां पर सिर्फ 7.34% है। और कारगिल की मुस्लिम आबादी में 90% जो है वो शिया हैं और इसी शिया फैक्टर की वजह से यहां के मुसलमान ईरान का समर्थन कर रहे हैं। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया बाहुल देश है और आयतुल्लाह खमेनी को दुनिया में शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा और शक्तिशाली धार्मिक नेता माना जाता है। कारगिल के कई शिया ईरान को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिया नेतृत्व का केंद्र मानते हैं। कारगिल से ईरान के ऐतिहासिक संबंध जो हुए उनकी शुरुआत 15वीं सदी से होती है, जब ईरान से शिया धर्म के प्रचारक लद्दाख आए थे, जिसके बाद इस क्षेत्र में ईरान का प्रभाव बढ़ा और वर्ष 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ये पहचान और मजबूत हो गई और कारगिल के स्थानीय शिया नेताओं ने ईरान के साथ अपने सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों को न सिर्फ बनाए रखा बल्कि उन्हें और ज्यादा मजबूत किया। ईरान की संस्कृति और धार्मिक परंपराएं भी यहाँ के शिया समुदाय के जीवन का एक अहम हिस्सा हैं और कारगिल में आप ईरान के असर को इस बात से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर ईरान के पूर्व धर्मगुरु और नेता इमाम आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के नाम पर एक चौक भी है। वर्ष 1989 में कारगिल के शिया नेताओं ने इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की थी और उसके बाद से यह ट्रस्ट ईरान के धार्मिक विचारों का प्रचार और समर्थन इस इलाके में करता है और कारगिल में ईरान के समर्थन में रैली का आयोजन भी इसी संस्था ने किया था। अब ईरान के बारे में कुछ नई जानकारी आपको बताते हैं जो शायद आपको ना पता हो। ईरान एक ऐसा देश है जिसमें कई विरोधाभास हैं। ईरान में एक तरफ दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को फांसी की सजा दी जाती है, इसलिए कहा जाता है कि ईरान की जो सरकार है, सत्ता है, वो बहुत कट्टर भी है और बहुत सख्त सजा देती है, फांसी की सजा देती है। और फांसी के अलावा इस समय ईरान में छोटे छोटे अपराधों के लिए भी हाथ और पैर काटने जैसी बर्बर सजाएं दी जाती हैं। वहां पर एक छोटे से अपराध के लिए भी आरोपी का हाथ या पैर काट दिया जाता है। वहां पर महिलाओं को बिना हिजाब के घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईरान एक ऐसा देश भी है जो शिक्षा, शहरीकरण, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जेंडर इक्वलिटी के मामले में मिडिल ईस्ट का सबसे अग्रणी देश है और कई पश्चिमी देशों से इसकी तुलना की जा सकती है। ईरान मिडिल ईस्ट के सबसे युवा देशों में एक है, इसलिए इस समय हो रहे विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व भी वहां के युवा ही कर रहे हैं। ईरान में 89% लोग साक्षर हैं, लेकिन वहां के 15 से 24 वर्ष के युवा 97% साक्षर हैं और महिलाओं की साक्षरता दर वहां पर 96% है। वर्ष 2025 में ईरान की नेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए 63% महिलाओं और सिर्फ 37% पुरुषों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में 70% ग्रेजुएट्स महिलाएं हैं। यहां तक कि ईरान के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी 19% महिला बोर्ड की सदस्य हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं। एक तरफ ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है, लेकिन उच्च शिक्षा में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। ईरान में जो फर्टिलिटी रेट है वो है लगभग 1.7, यानी वहां की हर महिला औसतन 1.7 बच्चे पैदा करती है, जबकि ईरान के पड़ोसी देश पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट करीब 3.2 है और अफगानिस्तान में 4.7 है। ईरान में 77% शहरीकरण हो चुका है और वहां ज्यादातर लोग अब शहरों में रहते हैं। वहां की आबादी करीब 9 करोड़ 20 लाख है और ईरान के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत जीवन प्रत्याशा 78 वर्ष है। यानी ईरान का युवा पढ़ा लिखा है, वो शहरों में रहता है, महत्वाकांक्षी है और लंबे समय तक जीता है। लेकिन वहां की कट्टरपंथी सरकार इन युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को अब पूरा नहीं कर पा रही। ईरान का क्षेत्रफल करीब 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है और इस हिसाब से यह मिडिल ईस्ट का दूसरा और पूरी दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है। ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। तो देखिए, जो नेचुरल गैस है और तेल है वो ईरान में किस कदर पूरी दुनिया से ज्यादा है।
लेकिन इसके बावजूद वहां की सरकार युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रही, एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे पा रही। ईरान की करेंसी लगातार गिर रही है और जब वहां का युवा इसका विरोध करता है तो उन्हीं की अपनी सरकार उन्हें सरेआम सड़कों पर गोली मार देती है और यही है गुस्सा ईरान के लोगों का। और क्या आप जानते हैं कि भारत की तरह ही ईरान भी एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता है और ईरान की सभ्यता कम से कम 5000 वर्ष पुरानी है। भारत की ही तरह ईरान को भी आप एक सिविलाइजेशनल स्टेट कह सकते हैं। ईरान शायद मिडिल ईस्ट का अकेला ऐसा देश है जिसे कभी गुलाम नहीं बनाया गया, जबकि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश जैसे सऊदी अरब, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, पैलेस्टाइन, इराक, इजिप्ट, यमन और लीबिया ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं और पहले विश्व युद्ध के बाद इन्हें आजादी मिली। काफी देर से ये सारे ऐसे राज्य हैं, ऐसे देश हैं जिन्हें बहुत देर से आजादी मिली है और उस समय ऑटोमन साम्राज्य उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी यूरोप यानी 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। ईरान का एक ऐसा इतिहास है जिसमें उसका खुद का आर्किटेक्चर, उनकी पोइट्री, लिटरेचर और फिलॉसफी है। आज ईरान में भले ही दुनिया में सबसे ज्यादा फांसी दी जाती हो, लेकिन दुनिया में मानवाधिकारों पर सबसे प्राचीन दस्तावेज भी ईरान से ही आया था और इसका नाम है साइरस सिलेंडर। आज से करीब 2500 वर्ष पहले एक शिलालेख पर इसे लिखा गया था और यह नाम ईरान के एक राजा के नाम पर रखा गया था और इस राजा का नाम था साइरस द ग्रेट। और इसमें धार्मिक आजादी, नस्लीय भेदभाव को खत्म करना और गुलामों को आजादी देने की बातें लिखी गई थी उस जमाने में 2500 वर्ष पहले। और वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स चार्टर को बनाने की प्रेरणा भी ईरान के इसी शिलालेख से मिली थी। ईरान में आयतुल्लाह खमेनी का इस्लामिक शासन खत्म करना इतना आसान भी नहीं है। पिछले 47 वर्षों से खमेनी का ईरान पर पूरा नियंत्रण है और इस शासन को ईरान में रहकर कोई भी आज तक चुनौती न दे पाया है और न दे सकता है। ईरान के प्रदर्शनकारी बहादुर तो हैं, लेकिन उनके पास सत्ता में बदलाव के लिए वहां का कोई लोकल राजनीतिक नेतृत्व नहीं है, लीडरशिप नहीं है उनके पास। ईरान में बदलाव तभी हो पाएगा जब वहां के सुरक्षा बलों और धार्मिक नेतृत्व में कोई फूट पड़े। वहां पर या तो सुरक्षा बल कोई विद्रोह करें या सरकार में आपस में फूट पड़ जाए और सरकार का ही एक हिस्सा विद्रोहियों के साथ मिल जाए। यह फूट बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल वहां ऐसा कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा। उनकी जो सुरक्षा बल है, सरकार है और वहां का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये तीनों बिल्कुल एकजुट होकर एक टीम की तरह वहां पर डटे हुए हैं। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वहां की मौजूदा सरकार इस हमले को एक विदेशी साजिश कहकर अपने पक्ष में देश के अंदर माहौल बनाएगी। यानी अमेरिका का हमला नहीं, बल्कि ईरान के अंदर ही सत्ता का संघर्ष शुरू होने से वहां कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। तो बाहर की जो शक्तियां हैं, जो दूसरे देश हैं, वो इन विद्रोहियों की मदद तो कर सकते हैं और हो सकता है ईरान पर हमला भी कर दें, लेकिन जब तक ईरान के अंदरूनी राजनीतिक सिस्टम में, जब तक ईरान के अपने प्रशासन में कोई फूट नहीं पड़ती, जब तक वहां पर आपस में मतभेद नहीं होते, जब तक ईरान में शासन करने वाले जो लोग हैं, वहां की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वहां की जो फौज है, वहां की पुलिस है, अगर ये आपस में इनमें संघर्ष शुरू होगा और वहां फूट पड़ेगी, तभी ईरान से खमेनी जो है उनकी सत्ता समाप्त हो सकती है, वरना ये इतना आसान नहीं होगा। ईरान में अमेरिका दखल देने की लगातार चेतावनी दे रहा है। इसके जवाब में चीन ने अब तक सिर्फ कूटनीतिक विरोध किया है, सिर्फ अपने बयान दिए हैं और शांति की अपील की है, लेकिन जमीन पर चीन ने कुछ नहीं किया। चीन से वेनेजुएला की जो दूरी है वो करीब 14,500 किलोमीटर है और वो अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, लेकिन चीन से ईरान की दूरी सिर्फ 5,000 किलोमीटर है और ये मिडिल ईस्ट है, ये अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र भी नहीं है। फिर भी चीन ईरान की मदद नहीं कर पा रहा। वर्ष 2007 से चीन ने अब तक ईरान में करीब 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 2021 में चीन ने अगले 25 वर्षों में यानी साल 2046 तक ईरान में 36 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का एक समझौता किया था और इसके बदले में चीन को ईरान से बहुत ही कम दाम पर तेल मिल रहा है। इस समय चीन हर महीने ईरान से करीब 4.3 करोड़ बैरल तेल खरीदता है
और यह अमेरिका की मर्जी के बिना होता है और यह ईरान के कुल तेल एक्सपोर्ट का करीब 90% है। ईरान के तेल पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए सिर्फ पूरी दुनिया में चीन ही ईरान से तेल खरीदता है। वर्ष 2024 में चीन और ईरान के बीच 1,20,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ और ईरान दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार चीन के साथ करता है, यानी ईरान का सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है वो चीन है। अब आप पिछले वर्ष सितंबर में चीन की राजधानी बीजिंग की इस भव्य परेड को याद कीजिए। पूरी दुनिया इससे बड़ी प्रभावित हुई थी। इतनी शानदार परेड दुनिया ने देखी। इसमें लंबी दूरी तक हमला करने वाली बड़ी बड़ी मिसाइल्स, तेज रफ्तार से उड़ने वाले ड्रोन्स और यहां तक कि लेजर वेपन्स भी चीन ने पूरी दुनिया को दिखाए। इस परेड में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए और तब चीन ने खुद को दुनिया की नई सुपर पावर के तौर पर दिखाया। चीन ने बताया कि देखिए मेरी टीम में 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं और अमेरिका के पास अपनी टीम होगी, अपने सहयोगी देशों की, अपने अलाइज की। चीन भी कम नहीं है, चीन के पास भी दोस्तों की कमी नहीं, ऐसा शी जिनपिंग ने दिखाया और उसके बाद अपने हथियारों की नुमाइश की और बताया कि उसके पास कितने बड़े बड़े हथियार हैं और दुनिया को उनसे डरना चाहिए और आज चीन को भी अमेरिका के साथ बराबरी का दर्जा चाहिए एक सुपर पावर के तौर पर। लेकिन चीन की सेना और चीन में बने हथियार दोनों को ही हाल फिलहाल के वर्षों में किसी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया और ना ही उनका कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। चीन की सेना ने अपना आखिरी युद्ध आज से 46 वर्ष पहले वर्ष 1979 में वियतनाम के खिलाफ लड़ा था। तब के बाद से अब तक उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा। और इसी तरीके से अगर आप चीन के हथियारों की भी बात करें तो हथियारों के बाजार में उनके खिलाफ जो सबसे बड़ी बात जाती है वो यही कि चीन के हथियारों को कभी किसी बड़े युद्ध में टेस्ट नहीं किया गया। देखने में तो शानदार लगते हैं, खतरनाक लगते हैं, चीन के दावे भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इन हथियारों को किसी बड़े युद्ध में टेस्ट नहीं किया गया। ये युद्ध में चलेंगे भी या नहीं ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इन हथियारों से किसी ने युद्ध नहीं लड़ा और चीन की सेना ने तो कितने दशकों से कोई युद्ध लड़ा ही नहीं है। तो फिर चीन इतनी बड़ी सेना और इतने लेटेस्ट हथियारों के साथ कर क्या रहा है? अब देखिए, चीन अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता है। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका की सेना हमेशा दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में लगातार युद्ध लड़ती रही है और सैन्य क्षमता की असली परीक्षा युद्ध में होती है। किसी सेना की परीक्षा युद्ध में होती है और किसी हथियार की परीक्षा भी युद्ध में होती है और चीन की सेना और चीन के हथियार दोनों की ही यह अग्नि परीक्षा नहीं हुई है। चीन अपने हथियारों को दुनिया के दूसरे देशों को बेचना चाहता है, लेकिन वो अपने हथियारों को खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि एक हार से उसकी सुपर पावर वाली इमेज ध्वस्त हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि चीन इन्हें बेचता तो सारी दुनिया को है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहा। हो सकता है कि चीन ने यह तय किया हो कि वो अभी सिर्फ अपने आर्थिक विकास पर ध्यान देगा और किसी भी युद्ध में शामिल होने का जोखिम नहीं लेना चाहता, युद्ध से दूर रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो साल है, जो नया साल शुरू हुआ है, ये चीन के लिए बहुत बुरा है और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि चीन अपने सहयोगी देश वेनेजुएला को नहीं बचा पाया। अमेरिका की सेना खुलेआम वेनेजुएला में गई, वहां के राष्ट्रपति को पकड़ कर ले आई और चीन देखता रह गया। चीन का सारा पैसा जो वेनेजुएला में लगा हुआ था एक रात में डूब गया, जीरो हो गया। अब चीन का एक और गहरा दोस्त ईरान इस समय ऐसी स्थिति में है कि अमेरिका उस पर भी कभी भी हमला कर सकता है और चीन ईरान को भी बचा नहीं पा रहा। तो इस जो पूरा घटनाक्रम अभी हुआ है पिछले 10-15 दिन में, उसमें चीन की जो एक छवि थी सुपर पावर के तौर पर, उसे सबसे ज्यादा डेंट लगा है और चीन के जो बाकी के सहयोगी देश हैं, जो उसके दोस्त हैं, जो उसके अलाइज हैं, वो आज ये जरूर सोचते होंगे कि चीन ना तो वेनेजुएला को बचा पाया, ना ईरान को बचा पाया, तो चीन हमारे लिए क्या करेगा। रामचरितमानस की एक चौपाई है, भय बिनु होई न प्रीति, यानी बिना भय पैदा किए सच्चा सम्मान नहीं मिलता। जब तक भगवान श्री राम समुद्र से रास्ता देने के लिए विनती करते रहे, तब तक उन्हें रास्ता नहीं मिला और जैसे ही उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया तो समुद्र ने तुरंत रास्ता दे दिया था। आज दुनिया की राजनीति में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जिस देश के पास जितनी ताकत है, उसे उसी हिसाब से सम्मान मिलता है। यह सिद्धांत
वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले से एक बार फिर से साबित हो गया है। लेकिन आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं, इस बारे में दुनिया में बहुत कम चर्चा हो रही है, क्योंकि इस घटना के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी ताकत की चर्चा तो जरूर हो रही है, लेकिन एक एंगल ऐसा भी है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, और वो है इस पूरे घटनाक्रम में चीन की कमजोरी का उजागर होना। देखिए, इस समय ईरान जो है वो भी चीन का एक सहयोगी देश है, और चीन चाहकर भी ईरान की कोई मदद नहीं कर पा रहा। इससे पहले वेनेजुएला चीन का सहयोगी देश था और चीन उसे भी बचा नहीं पाया। वेनेजुएला चीन के सबसे करीबी सहयोगी देशों में से एक है, लेकिन फिर भी चीन ने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया, या ये कह लीजिए कि चीन मजबूर था, चुपचाप ये सब होते हुए देखता रहा, और वो वेनेजुएला को बचाने के लिए नहीं आया। दुनिया में बड़े बड़े देशों के बीच दोस्ती आदर्शों से नहीं, बल्कि ताकत, डर और हितों के संतुलन से चलती है। चीन ने पिछले 15 से 20 वर्षों में वेनेजुएला को अपना सबसे करीबी सहयोगी बनाया, और तेल, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्रोजेक्ट्स और लोन यानी कर्ज के जरिए वेनेजुएला में लाखों करोड़ रुपए का निवेश किया। लाखों करोड़ रुपया। वेनेजुएला अमेरिका का पड़ोसी देश है, और चीन की पूरी कोशिश थी कि वो वेनेजुएला से दोस्ती करके अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में अपनी मौजूदगी स्थापित कर ले, और वेनेजुएला के लिए भी चीन एक लाइफलाइन की तरह था। लेकिन चीन उस समय हैरान रह गया जब 3 जनवरी को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही चीन के एक डेलीगेशन ने मदुरो से मुलाकात की थी, और मदुरो पर अमेरिका का एक्शन चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। पिछले करीब 23 वर्षों में चीन वेनेजुएला में लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लोन के रूप में कर चुका है। 9.5 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और इसके बदले में वेनेजुएला चीन को लगातार तेल की सप्लाई कर रहा था। जैसा कि हम आपको कई बार बता चुके हैं, वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। तेल के भंडार के मामले में वेनेजुएला दुनिया का नंबर 1 देश है। वेनेजुएला हर दिन 9 लाख बैरल तेल का प्रोडक्शन करता था, और उसमें से 9 लाख में से 8 लाख बैरल वो अकेले चीन को सप्लाई कर रहा था। यानी वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन था, और वेनेजुएला अपने कुल प्रोडक्शन का करीब 90% चीन को सप्लाई कर रहा था। चीन और वेनेजुएला के बीच एनर्जी, टेक्नोलॉजी और दूसरे क्षेत्रों में 600 से ज्यादा समझौते थे, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद चीन का यह सारा पैसा एक ही झटके में डूब गया, और इतना बड़ा प्रभाव क्षेत्र चीन के हाथों से रातों रात फिसल गया, और चीन कुछ नहीं कर पाया। चीन खुद को दुनिया का एक सुपर पावर कहता है, और वो अमेरिका के सामने बराबरी का दर्जा चाहता है, लेकिन चीन वेनेजुएला को अमेरिका से बचा नहीं पाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट बता रहे हैं, और पूरी दुनिया में चल रहे जियोपॉलिटिक्स के इस खेल में यही चीन की सबसे बड़ी हार है कि उसके एक सहयोगी देश के बारे में आज डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं वहां का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं। आज चीन के जो बाकी के सहयोगी देश हैं, वो इस घटनाक्रम के बाद बहुत सहम गए होंगे, और उन्होंने भी इस बात को नोट किया होगा कि चीन अगर वेनेजुएला के लिए कुछ नहीं कर पाया तो फिर उनके लिए क्या करेगा। इस बीच आज की एक और बड़ी खबर यह है कि चीन के 2 विशाल सुपर टैंकर्स जो तेल लेने के लिए वेनेजुएला पहुंचने ही वाले थे, उन्होंने वहां से यू टर्न ले लिया है, और यही हाल वेनेजुएला में मौजूद चीन की बाकी गतिविधियों का भी हो चुका है या होने वाला है। यानी चीन को अब वेनेजुएला से यू टर्न लेना होगा, और यह जियोपॉलिटिक्स में चीन की एक बहुत बड़ी हार है। दुनिया इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रही है, और अब ताइवान पर चीन का दावा पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो जाएगा। अब चीन को अगर वेनेजुएला से तेल लेना भी है तो उसे अमेरिका के जरिए तेल खरीदना पड़ेगा, अमेरिका से डील करनी पड़ेगी। अब आपको बताते हैं कि चीन और वेनेजुएला के बीच करीबी संबंधों की शुरुआत हुई कैसे। तो आप इस बात को समझिए कि जो कुछ वेनेजुएला में हुआ है, यह चीन की एक बहुत बड़ी हार है, और अमेरिका ने चीन को यह साफ साफ बता दिया कि इस दुनिया का सुपर बॉस कौन है। तो अब यह देखिए कि वेनेजुएला और चीन करीब कैसे आए, इनकी दोस्ती कैसे हुई, और यही दोस्ती अमेरिका को पसंद नहीं थी। 21वीं सदी में चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, और उसे बहुत ज्यादा मात्रा में उस समय तेल की जरूरत थी।
जबकि तेल के विशाल भंडार होने के बावजूद वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था बहुत संकट में थी और वो अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता था। यानी चीन को तेल चाहिए था और वेनेजुएला को पैसा चाहिए था। वर्ष 1976 से 2007 तक वेनेजुएला की सरकार ने अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, जिसके बाद अमेरिका ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और फिर वेनेजुएला चीन के और करीब पहुंच गया। चीन के लिए वेनेजुएला सिर्फ तेल का स्रोत नहीं था, बल्कि इसके जरिए उसे अमेरिका के पड़ोस में अपना प्रभाव बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया और चीन वेनेजुएला को अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, इसीलिए वहां पर इतना पैसा लगाया। वेनेजुएला के पास तेल के अलावा दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा सोने का भी भंडार है। साथ ही कई और महत्वपूर्ण खनिज जैसे टाइटेनियम, टंगस्टन और तांबा भी उसके पास है। इससे चीन की फैक्ट्रीज को बहुत बड़ा फायदा मिला। वर्ष 2003 से 2023 के बीच 20 साल में चीन ने वेनेजुएला को खुलकर कर्ज दिया, पैसा दिया, लोन दिया, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगाया और कुछ ही वर्षों में वेनेजुएला चीन का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया। जो काम अमेरिका ने वेनेजुएला में किया है, यही काम पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया था, आप याद कीजिए। तो यहां मैं आपको चीन की एक भूमिका बता रहा हूं कि चीन के हाथ से कैसे उसका एक सहयोगी देश रातों रात निकल गया। और इससे दो बातें हैं, चीन को पैसे का नुकसान तो होगा ही, अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए एक क्षेत्र उसके पास था, वो क्षेत्र निकल गया, इसका भी नुकसान होगा। लेकिन पूरी दुनिया में चीन की जो इज्जत कम हुई है एक सुपर पावर के तौर पर, सबसे बड़ा नुकसान ये है। और अमेरिका ने चीन की आंखों में आंखें डालकर उसकी नाक के नीचे से वेनेजुएला को निकाल लिया। अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कुछ इसी प्रकार का काम पाकिस्तान ने भारत के साथ किया था। वर्ष 1947 और 48 के युद्ध में आपको याद होगा, पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा कर लिया था, कश्मीर के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने, जिसे आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और उस समय हमारा देश इस क्षेत्र को बचा नहीं पाया, क्योंकि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में चले गए और संयुक्त राष्ट्र ने जो हमारे बीच समझौता कराया, वही समझौता आज तक हमारे बीच मान्य है और उस समझौते के तहत हम इस इलाके को वापस ले नहीं पाए। अब यह इलाका पाकिस्तान के पास चला गया जो पीओके था, और इसके बाद वर्ष 1963 में पीओके का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को मुफ्त में गिफ्ट कर दिया, कोई पैसा नहीं लिया, ऐसे ही उसे ये इलाका दे दिया और इस हिस्से का नाम है शक्सगाम वैली। उस समय भारत इतना कमजोर था कि वो कुछ नहीं कर पाया और आज चीन इस इलाके पर अपना अधिकार जता रहा है। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। क्या इंसान ताकतवर है सिर्फ इसलिए कि वो जानवरों की हत्या कर सकता है, उन्हें जला सकता है और अपने मनोरंजन के लिए इन जानवरों को चिड़ियाघर में कैद कर सकता है? क्या ताकतवर होना इंसान को ये सब हक देता है? और ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तेलंगाना में सैकड़ों आवारा कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया। देश की राजधानी दिल्ली के चिड़ियाघर में एक सियार को जलाकर मार दिया गया। आखिर इंसान जानवरों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? आज हम इसी सोच को डिकोड करेंगे। पिछले हफ्ते तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के 5 गांवों में लगभग 600 कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया। पुलिस के मुताबिक इन कुत्तों को जहर का इंजेक्शन दिया गया था और कुछ के खाने में जहर मिला दिया गया था, यानी जहर देकर इन कुत्तों को मार दिया गया। यह हत्या इन गांवों के सरपंचों के कहने पर की गई, क्योंकि पंचायत के चुनाव में इन लोगों ने वादा किया था जनता से, गांव वालों से, कि अगर वो चुनाव जीत गए तो गांव को आवारा कुत्तों से मुक्त कर देंगे। और चुनाव जीतने के बाद सरपंचों ने स्ट्रे डॉग्स को हटाने के लिए एक शॉर्टकट तरीका अपनाया और कुत्तों की हत्या करवा दी। आरोप है कि सिर्फ 5 से 7 दिनों के अंदर ही लगभग 600 कुत्तों की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद कुत्तों को चुपचाप जमीन में दफना दिया गया। लेकिन जब एक एनजीओ को इसके बारे में पता चला
तो पुलिस से शिकायत की गई और फिर स्ट्रे डॉग्स की इस हत्या का खुलासा हुआ। अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दफनाए गए कुत्तों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि जेसीबी की मदद से इन्हें बाहर निकालकर फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। So recently we received an information with regard to the mass killing of the stray dogs in 5 villages in Kamarad district. So in these 5 villages, nearly 500 to 800 dogs were killed brutally by giving the poisonous injections. So for this activity, one person was hired through the village sarpanches. So total this activity was carried out by the village sarpanches only. So based on that information, we have given complaint in the Machardi police station. These activities are carried out within 5 to 7 days. तो ये तो तेलंगाना में हुआ, जहां सैकड़ों कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया। अब आपको जानवरों के साथ इंसानों की क्रूरता की एक और खबर दिखाते हैं। अब चिड़ियाघर में बंद जानवर भी सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि दिल्ली के चिड़ियाघर में एक सियार के जलने से मौत हो गई। यह घटना पिछले महीने की है। चिड़ियाघर के कर्मचारियों के संघ का आरोप है कि एक सियार भालुओं के बाड़े में घुस गया था। इसके बाद सियार को बाहर निकालने के लिए भालुओं के जो बाड़े में मांद थी, मांद के प्रवेश द्वार पर आग लगा दी गई और उस आग में मिर्च का पाउडर डाल दिया गया, यह सोचकर कि इस आग को देखकर यह सियार वहां से बाहर भाग जाएगा। लेकिन इसके बाद यह सियार बाहर नहीं निकल सका और उसकी जलकर मौत हो गई। अब सोचिए, क्या यह हत्या नहीं है? एक सियार जिसे जंगल से पकड़कर लाया गया और चिड़ियाघर में एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, उसके घर से विस्थापित करके उसे कैद करके एक पिंजरे में बंद कर दिया गया ताकि लोग उसे देखें, वो लोगों का मनोरंजन करें और उसके बाद इसी चिड़ियाघर में उसकी मौत हो जाती है। आज मेरा एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार चिड़ियाघर हैं ही क्यों? आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां मैन वर्सेस एनिमल, यानी इंसान और जानवरों का जो संघर्ष है अब सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संघर्ष आजकल सड़कों पर दिख रहा है, शहरों में दिख रहा है, गांव में दिख रहा है। पृथ्वी पर इंसान से पहले जानवर थे, लेकिन सबके साथ समय के साथ साथ इंसान जैसे जैसे समझदार होता चला गया, जैसे जैसे शक्तिशाली होता चला गया, उसमें श्रेष्ठता की भावना आ गई और इंसान पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली है, उसके पास दिमाग है और इसी अहंकार में इंसान ने जानवरों के साथ अपराध करने शुरू कर दिए। इंसान ने अपने लालच में आकर जंगल काट दिए, नदियों पर अतिक्रमण किया, पहाड़ों को तोड़ दिया, जानवरों को अपना गुलाम बना लिया और जानवरों को चिड़ियाघरों में बंदी बनाकर छोड़ दिया, जहां टिकट लगाकर जानवरों की नुमाइश की जाती है। आज दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा चिड़ियाघर हैं और इन सभी में लाखों जानवर कैद हैं, जिन्हें उनके घरों से हटाकर कैद करके यहां पर छोड़ दिया गया है और ताकि इंसान इन जानवरों को देखने के लिए यहां पर आए और तालियां बजाए और अपना मनोरंजन करें। आज इंसान से परेशान जानवरों को अगर भविष्य की कल्पना करने के लिए कहा जाए तो वो इस तस्वीर की कल्पना करेंगे जहां अब इंसान ही चिड़ियाघरों में बंद है। अगर आप किसी जानवर से कहेंगे कि वो कल्पना करे तो अब जानवर कुछ इस प्रकार की कल्पना करेंगे। ये विशाल चिड़ियाघर है जहां पिंजरों में इंसानों को रखा गया है और उनके बाहर जानवर घूम रहे हैं, शेर घूम रहे हैं, हाथी खड़े हैं और पक्षी इन्हें देखकर खुश हो रहे हैं। बाहर एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा है, देखिए, ह्यूमन जू। असल में इंसान ने काम ही ऐसे किए हैं। आज इंसान ने इन जानवरों के घरों पर कब्जा कर लिया है। जंगल काटे जा रहे हैं, जानवरों को उनके घरों से निकाला जा रहा है, जानवरों के रहने की जगह लगातार कम होती जा रही है और इसलिए अब जानवर इंसानी आबादी में घुसने लगे हैं और इसके बाद हम जानवरों को ही दोषी बनाकर उनकी हत्या कर रहे हैं। तो आज हमारा कहना यह है कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जितना अधिकार इंसान का है उतना ही हक जानवरों का भी है, लेकिन इंसान ने धीरे धीरे जानवरों के इस हक को मार लिया और आज इंसान ने इन जानवरों को इनके घरों से बेदखल कर दिया। अब इन जानवरों के पास कोई जगह नहीं है, इसीलिए वो शहरों में आ रहे हैं, सड़कों पर भटकते हुए आपको मिलते हैं और इसमें इन जानवरों की गलती नहीं है, ये इंसान की गलती है, ये इंसान के लालच का एक नतीजा है। और अब जब ये जानवर इंसान के घरों के पास आ जाते हैं तो इंसान को नाराजगी होती है
हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि ये जानवर हमारे घर के आसपास कैसे आ सकते हैं, ये हमें नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं, और हम बड़ी शिकायत करते हैं। लेकिन इन जानवरों के बारे में सोचिए, अगर इनका घर ही इंसान ने छीन लिया तो फिर ये कहां जाएंगे। और आपने देखा होगा आजकल फिल्मों में या वेब सीरीज से पहले भी हर जगह एक डिस्क्लेमर दिया जाता है जिसमें फिल्म प्रोड्यूसर ये कहता है कि हमने ये फिल्म बनाने के दौरान किसी भी जानवर के साथ कोई क्रूरता नहीं की है। आपने ये डिस्क्लेमर अक्सर देखा होगा जिसमें लिखा होता है कि शूटिंग के दौरान जानवरों को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई, उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी गई। ये फिल्म वाले खुद बताते हैं। याद रखिए, जो देश और समाज जानवरों से प्यार नहीं करता, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करता, उसे अच्छा समाज और देश नहीं कहा जा सकता। दुर्भाग्य इस बात का है कि फिल्मों में जब आप जाते हैं थिएटर में तो ये डिस्क्लेमर आता है कि जानवरों को हमने परेशान नहीं किया शूटिंग के दौरान, लेकिन जब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते ही आपको कोई ना कोई परेशान जानवर जिसका घर छीन लिया गया है आपको सड़कों पर भटकता हुआ नजर आएगा। इस तरह के वीडियोस आपने बहुत सारे देखे होंगे जहां हाथी जंगल छोड़कर किसी गांव में आ गया या कोई और जानवर जंगल से बाहर निकलकर किसी गांव के आसपास आ गया और अब गांव वाले उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कई बार तो उनकी जान ले लेते हैं। इसलिए किसी भी समाज को और किसी भी देश को जानवरों के प्रति अपना प्यार दिखाना चाहिए, जैसा प्यार भारत के प्रधानमंत्री ने दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के मौके पर एक वीडियो जारी किया। इसमें वो गायों को खाना खिला रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की पुंगनूर गाय हैं और पुंगनूर भारत की एक दुर्लभ और सबसे छोटी देसी नस्ल की गाय होती है। आमतौर पर इसकी ऊंचाई 70 से 90 सेंटीमीटर के बीच होती है और वजन इसका होता है 115 से 200 किलोग्राम के आसपास। लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देखिए। तो आज हम आपसे सबसे ये कहना चाहते हैं कि जो प्यार आपने यहां देखा इस वीडियो में, जो अभी हमने आपको दिखाया, क्या इंसान को ऐसा ही प्यार हर जानवर के साथ नहीं करना चाहिए? जानवरों के हकों को मारिए मत, जानवरों को उनके घरों से बेदखल मत कीजिए। और जानवरों का घर होता है जंगल, और धीरे धीरे इंसान जंगलों में प्रवेश कर चुका है क्योंकि इंसान का लालच इतना है कि उसे हर जंगल पर अब कब्जा चाहिए। उसे पहाड़ चाहिए, उसे जंगल चाहिए, उसे नदी नाले चाहिए, उसे पहाड़ों के नीचे जो मिनरल्स हैं वो चाहिए। और इसके लिए वो धीरे धीरे करके तमाम जानवरों के घरों को छीन रहा है। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निःशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। जरा कल्पना कीजिए, आपने सुबह सुबह उठते ही अपना मोबाइल फोन खोला और स्क्रीन पर पहला सवाल आया, क्या आप जिंदा हैं? और अब आपको एक बटन दबाकर अपने जिंदा होने का सबूत अपने मोबाइल फोन को देना है। आपको ये सुनकर शायद अजीब लगेगा, शायद डर भी लगे, लेकिन चीन में अब हजारों लाखों लोग हर दिन यही कर रहे हैं। चीन में इसी तरह का एक मोबाइल ऐप वहां के युवाओं और अकेलेपन से संघर्ष कर रहे लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहा है, और इस ऐप का नाम है आर यू डेड। आपने नाम बिल्कुल सही सुना, इसका नाम है आर यू डेड, और यह चीन में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है। यह ऐप हर 48 घंटे में अपने यूजर को एक नोटिफिकेशन भेजता है और पूछता है कि क्या वो जिंदा है या नहीं, जिसके बाद यूजर को इस ऐप में जाकर
एक बटन दबाना होता है और यह बताना होता है कि वो जिंदा है। अगर यूजर ने 2 दिन तक यह बटन नहीं दबाया और नोटिफिकेशन का जवाब नहीं दिया तो यह ऐप उस व्यक्ति के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स जैसे उसके परिवार के सदस्य या उसके करीबी दोस्तों को एक अलर्ट भेजता है कि शायद इस व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ है, कोई हादसा हुआ है, आप जाकर चेक कीजिए, शायद ये जिंदा नहीं है। इस ऐप को पिछले साल मई में एक बहुत ही साधारण तरीके से बिना किसी खास मार्केटिंग के लॉन्च किया गया था। इसकी मार्केटिंग पर कोई ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ 9 महीने के अंदर इस ऐप को इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगभग 800 गुना बढ़ गई है। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि ये चीन के एप्पल ऐप स्टोर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला पेड ऐप बन गया। इस ऐप के लिए हर यूजर को सिर्फ एक बार मतलब 1 टाइम 8 युआन यानी 103 रुपए के आसपास पैसा देना होता है। इस ऐप की लोकप्रियता यह बताती है कि चीन में अकेलेपन का डर कैसे अब एक बड़ा कारोबार बन चुका है। चीन में अकेले रहने वाले लोगों की संख्या अब बहुत तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2030 तक यानी अब से 4 साल के बाद चीन में अकेले रहने वालों की संख्या 20 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसमें युवा, छात्र और बुजुर्ग भी हैं। और अकेले रहने वाले इन सभी लोगों का डर यही है कि अगर कभी उन्हें अचानक कुछ हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके परिवार को, उनके दोस्तों को इसकी जानकारी शायद मिल ही नहीं पाएगी या कई दिनों के बाद मिलेगी। इस डर के पीछे सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर साल चीन में ऐसी हजारों लाशें मिलती हैं जो लावारिस होती हैं और उनके परिवार की कोई जानकारी मिल ही नहीं पाती, और परिवार को भी बहुत समय के बाद यह पता चलता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन चीन में इस ऐप को लेकर एक बहस भी छिड़ गई है। इस ऐप का इस्तेमाल करने वालों का कहना है कि इसके जरिए उन्हें एक मानसिक शांति मिलती है और अब उन्हें इस बात का सुकून है कि अगर उन्हें कुछ हो भी गया तो कम से कम उनका शव उनके परिवार को सही समय पर मिल जाएगा। लेकिन वहीं कुछ लोग इससे नाराज भी हैं। चीन में मौत की बात करना बड़ा अशुभ माना जाता है, इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी इसके नाम पर है और नाम है आर यू डेड। वो मानते हैं कि यह नाम बड़ा मनहूस है, इसलिए अब इस नाम को बदलने की मांग हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इसका नाम बदलकर आर यू अलाइव कर दिया जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इस ऐप को डाउनलोड करते समय बहुत बुरा महसूस होता है। अब इस कंपनी ने कहा है कि वो लोगों की राय पर गौर कर रही है और नाम में बदलाव का फैसला कर सकती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह ऐप अकेलेपन की समस्या को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि अकेलेपन में होने वाले किसी हादसे के बाद सिर्फ अलर्ट भेजने का काम करता है। अकेलापन सिर्फ चीन नहीं बल्कि हमारे देश और हमारे समाज में भी तेजी से बढ़ रहा है। अकेलापन हमारे वर्तमान और भविष्य की एक बड़ी चुनौती है। भारत में 146 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में आपको एक कंधा भी नहीं मिलेगा जिस पर आप अपना सिर रखकर शायद रो सकें, अपने मन की बात कह सकें। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इनमें से 8 लोग भी शायद ऐसे नहीं होंगे जिन्हें आप अपना कह सकें। सोशल मीडिया पर भले ही हमारे हजारों दोस्त और लाखों फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में एक भी नहीं। आज भीड़ में हर कोई अकेला महसूस कर रहा है और यह अकेलापन आज के दौर की सबसे भयानक बीमारी है। और चीन के इस ऐप ने पूरी दुनिया में अकेलेपन के सबसे कड़वे सवाल को उठाने की कोशिश की है, और वो ये कि अकेले रहने के दौरान अगर आपको कुछ हो गया तो क्या किसी को इसकी कोई खबर मिलेगी? आपके परिवार को इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? आखिर में आपसे यही कहेंगे कि आज सवाल ये नहीं कि क्या कोई ऐप हमें जिंदा बताएगा, सवाल ये है क्या हमारी जिंदगी किसी के लिए कुछ मायने भी रखती है या नहीं? किसी को कुछ फर्क पड़ता है कि हम जिंदा हैं या मर गए? तो अगर आपके मोबाइल फोन में नोटिफिकेशंस नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान फोन करके, मैसेज करके आपकी खैरियत पूछ रहा है, तो समझिए आप सच में जिंदा हैं और आप बहुत किस्मत वाले हैं। इसलिए अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में वही काम आएंगे। अगर आपके जिंदगी में ऐसे रिश्ते नहीं रहे तो फिर आपको भी एक ऐसा ही ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद उस ऐप का नोटिफिकेशन ही आपसे यह पूछेगा कि आप जिंदा हैं या चले गए। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको डिकोड का संडे एडिशन दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।